बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपने कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय शुरू किए थे, परमाणु की संरचना। दूसरा अध्याय था हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में मैंने एक वीडियो इस चैप्टर का आपको प्रोवाइड कराया था, जिस वीडियो में मैंने बात करा था कि जो रदरफोर्ड ने डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है व्याख्या करा था मैंने उसका, और उसके बाद जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल के आए थे कि जो मूल कण होते हैं, मैंने छोटे छोटे कणों से परमाणु की संरचना होती है, लेकिन परमाणु के जो 3 मूल कण थे कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की खोज कैसे हुई थी, इनको कैसे पता किया गया था, वो जो है हम आज इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद फिर आज केवल इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन की चर्चा करूंगा, फिर अगले वीडियो में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी, तो इसमें सबसे पहले इसका श्रेय जाता है माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन की खोज तो नहीं करा था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जैसे कोई विलयन है, जैसे ये मान लीजिए आपका कोई विलयन है, तो इन्होंने कहा था 1830 में इन्होंने प्रयोग करा था कि जब इस विलयन में आप जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड बने होते हैं, उस इलेक्ट्रोड पर जाकर यानी कि ये विलयन क्या करते हैं, गति करके धनात्मक और ऋणात्मक भाग के रूप में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनका वहां निक्षेपण हो जाता है, वह वहां जाके अपनी उपस्थिति निर्मित कर लेते हैं। तो इसी से जो है स्टार्ट करा था, इसी जो है कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए एक छोटा सा फार्मूला आता है, जिसे हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ईंट पर नच। ये दो का पेयर बना हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और TRC, ईंट पर नच। इसी से जो है थोड़ा सा मतलब अपने को याद करने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ई से हो गया ई, यानी E फॉर इलेक्ट्रॉन और T फॉर जे थॉम्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा था? जे थॉम्सन। P से P फॉर PR पर, तो P से हो गया प्रोटॉन, R से हो गया रदरफोर्ड, N से हो गया न्यूट्रॉन और C से हो गया चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1850 ईस्वी में हुई थी लगभग, ठीक है। उसकी खोज करा था किसने? जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करा था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था? जेम्स चैडविक। अब आइए देखते हैं जो एक प्रयोग किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की माइकल फैराडे ने प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने कैथोड विसर्जन नलिका को केवल प्रयोग किया था। यानी ये आप इस तरह के आकार का एक नलिका की तरह ये देख रहे हैं, इसे कैथोड विसर्जन नलिका कहते हैं। लेकिन जब जे थॉम्सन ने प्रयोग करा तो उसमें उन्होंने दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड को भी जोड़ दिया, तो और एक निर्वात पंप का इसमें प्रयोग किया था उन्होंने। तो इसे कहा गया एनोड युक्त कैथोड विसर्जन नलिका। इसी के द्वारा इन्होंने क्या करा था? जे थॉम्सन ने। किसने? जे थॉम्सन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करा था और इन्होंने ही क्या किया? इस पे प्रयोग किया। अब देखिए इन्होंने करा क्या था कि जो गोल आकार का आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा गोल और ये सीधा है आपका, ये कांच का बना हुआ एनोड युक्त कैथोड विसर्जन नलिका है, जिसमें ये आपके 2 प्लेट दिख रहे होंगे। ये एनोड है और ये आपका कैथोड।
ठीक है। एनोड की जो प्लेट है उसमें छिद्र भी बनाया गया है और यहाँ पे एक लेप होता है जो प्रतिदीप्त लेप, ये आगे अभी व्याख्या में आएगा आपका। यहाँ एक निर्वात पंप यूज करा जाता है ताकि गैस जो होता है उसमें, और ये हाई जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें, जैसा कि इस इलेक्ट्रॉन की माइकल फैराडे के प्रयोग में बताया गया कि इसमें विद्युत धारा क्या करना है, अधिक प्रवहन करना। अब इसमें ध्यान क्या दिया जाता है इन दो चीजों का, इसमें दाब क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और विभवांतर यानी विभव जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी वो आपकी अधिक होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे निर्वात पंप का यूज किया जाता है ताकि इस विसर्जन नलिका में एनोड युक्त कैथोड विसर्जन नलिका जो कांच की बनी हुई है इसमें अधिक दाब न होने पर, तो निम्न दाब और उच्च विभव, तो इसका जैसे कि इसमें क्या होता है, एक एक चीजों को आप समझ लें कि इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग आपको समझ में आ गया। ये उच्च वोल्ट जानी गए हैं आपके यहाँ से विद्युत ऊर्जा मिलेगी आपकी। अब देखिए करते क्या है, जब यहाँ पे किसी विलयन को आप रखते हैं और उसमें उच्च वोल्टता यानी उच्च विभव को जब आप देते हैं तो जो विलयन में उपस्थित अवयव होते हैं, जो कण होते हैं जिनसे, यानी जो मूल कण होते हैं जिनसे वो विलयन बना होता है, हम नहीं जानते उस विलयन में क्या क्या है, तो उसमें क्या होते हैं कि वो कण क्या करते हैं, कुछ कण यानी कि जो है ये उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ये विद्युत से ऊर्जा जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये कैथोड से एनोड की ओर उनका क्या होता है, संचलन होता है, यानी कि वो गमन करते हैं। इधर से कैथोड यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की तरफ वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। अब उसके बाद क्या देखा गया कि जो एनोड है प्लेट, एनोड की प्लेट पे थोड़ा थोड़ा छिद्र बनाया गया था, और जब वो इधर आते हैं कैथोड, तो यानी कि होता क्या है इसमें एक्चुअली देखिए, जब ये आपका विलयन हो गया, विलयन में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से जो है ये विद्युत धारा जो है प्रवाहित करते हैं, उनसे ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ये किरणें पहुंचती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये पहुंचती है कैथोड विद्युत प्लेट पे, तो यहाँ से ये किरणों के रूप में प्रसारित होती हैं। क्या होती हैं, तो कैथोड प्लेट से जो किरणें निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड रे, कैथोड किरण कहते हैं। ये जब एनोड के कैथोड से एनोड की तरफ ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इनका मूवमेंट होता है, गमन होता है, मैंने बताया आपको। तो ये जब यहाँ तक पहुंच जाती हैं तो यहाँ क्या होता है कि एनोड की प्लेट पे छोटा छोटा छिद्र बनाया जाता है, और उन छिद्रों की सहायता से यहाँ जिंक की एक प्लेट लगी होती है जो क्या दिखती है, प्रतिदीप्त लेप, यानी कि एक चमकीला प्रकाश यहाँ पे हमें अनुमानित होता है, दिखता है, ये जो है प्रतिदीप्त लेप। तो ये पूरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, सिस्टम था, कि इससे ये इन्होंने ये किया। अब जो इसका निष्कर्ष निकला था, क्या निकला था, इन्होंने जो प्रयोग किया उसका जो निष्कर्ष निकला था, इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला जे थॉमसन ने, कि जो इसमें किरणें हैं, कैथोड किरणों का गमन नेगेटिव, यानी कि पहला पॉइंट हो गया जो कैथोड किरणें हैं उनका गमन नेगेटिव से कहाँ होता है, पॉजिटिव की ओर होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो किरणें यहाँ से निकलती हैं उनको हम देख तो नहीं सकते, उनका कोई व्यवहारिक प्रयोग नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है वो, बट उनका जो है व्यवहारिक रूप से प्रयोग क्या है कि ये इसमें छिद्र होने की वजह से यहाँ पे क्या है, हमें प्रतिदीप्त यानी चमकीला एक लेप दिखाई देता है, जिसका प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे कहाँ पे उन्होंने इसको सिद्ध कैसे किया कि जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम उसको दबाते हैं, आगे आपने देखा होगा एक छोटा सा शीशा की तरह ऐसे होता है, तो उसमें से रेज निकलती है, लेकिन क्या हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। पर्दे पे वीडियो चलती है, या फिर जो हम यूज करते हैं रिमोट वगैरह, पर्दे की वीडियो हो गई, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें हमें वो किरणें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इस प्रतिदीप्ति की वजह से हम उसे व्यवहारिक रूप में माने अनुमान कर सकते हैं कि ये होता है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया। तीसरा पॉइंट इन्होंने, दो हो गए, तीसरा बिंदु इन्होंने ये बताया कि जैसे किरणों का जो गमन होता है
वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से होता है। और अगर इस प्रभाव को हटा दिया जाए या इनकी अनुपस्थिति रहे तो ये कैथोड किरणें जो होंगी उनकी क्या होती है, एक सीधी रेखा में गमन होता है। यहाँ पे किसी प्रकाश का कोई भी चीज, अब ये प्रकाश यहाँ पे दिखाई क्यों देता है, क्योंकि यहाँ से जब किरणें निकलती हैं एक प्लेट से तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है, किरणें परावर्तित हो जाती हैं, तब हमें क्या दिखता है, वही चीज दिखाई। इस तरह के निष्कर्ष को इन्होंने बताया, जो है इसने जे थॉम्सन ने। और यही जो आपकी किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गई, उन्हीं किरणों को, उन्हीं कणों, जिन कणों के कारण इन किरणों का निर्माण हुआ, जिससे इन 2-3 बिंदुओं की हम व्याख्या करते हैं, उन्हीं कणों को, उन्हीं मूल कणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एनोड युक्त कैथोड विसर्जन नलिका के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इनका प्रयोग जिनमें हमें निम्न दाब और उच्च विभव चाहिए होता है, और उन किरणों का गमन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, और उसके बाद उनको प्रतिदीप्त लेप के रूप में हम व्यवहारिक रूप से महसूस कर सकते हैं। और चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में ये एक सीधी रेखा में इनका गमन होता है। तो उन्हीं कणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या था कि एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन। क्या थे, R.A. मिलिकन। उन्होंने 1906 से 1914 तक एक प्रयोग किया था, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, कितना होता है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है, इसकी एक गणना करके हमें बताया। तो उनका जो प्रयोग है उसे हम तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या तो नहीं है, लेकिन इस प्रयोग का केवल नाम आता है। और उसके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके 1.6 into 10⁻⁶ कूलम आवेश, और द्रव्यमान 9.10 into 10⁻31 kg, और किलो इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके छूट गया, मैं बताया आपको कि ये जो इनका इन कणों का व्यवहार था, जो मैंने बताया कि उस मूल कण को इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो उस कण का व्यवहार क्या था कि जो ऋणात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक कण होते हैं, उन्हीं कणों की तरह इसका व्यवहार था। इसलिए कैथोड किरणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा। और उनका आवेश और उनका द्रव्यमान क्या होता है, ये आपने। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, उनपे आवेश कितना होता है, उनका द्रव्यमान कितना होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आप सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।